हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर ryota साकामोटो को दिखाया जाता है, जो एक 22 साल का बेरोजगार लड़का है। उसी के साथ वो गेम के अंदर जापान का नंबर 1 प्लेयर है, पर उसका सपना था कि वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बनेगा। वो अपना गेम खेल ही रहा था, इतनी ही देर में ये दुनिया ग्लिच मार जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक दूसरी दुनिया में आ गया था, जिसे देखकर वो काफी हैरान था और कहता है कि अचानक ये मेरा पूरा शरीर दर्द कैसे करने लगा। तभी वो देखता है तो वो एक पैराशूट से लटका होता है। फिर वो पेड़ से नीचे उतरता है, जहाँ पर वो अपने हाथों का खून देखकर यहाँ पर और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। फिर वो अपने फोन को बाहर निकालता है, बट उसमें कोई भी नेटवर्क नहीं होते। जहाँ पर वो अपने हाथ को देखता है, दरअसल उसके हाथ में एक डायमंड लगा हुआ था, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। पर वो नोटिस करता है कि उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। फिर वो इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। तभी उसको एक बैग मिलता है, जिसमें कुछ कपड़े और कुछ खाना होता है। फिर वो यहाँ से आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर उसे कुछ मक्खियाँ मिलती हैं, जिससे डर कर वो यहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक टकरा कर वो नीचे गिर जाता है। जब वो आगे देखता है तो काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था। ये सब देख के वो यहाँ पर चीखने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि वो अकेला एक आइलैंड पे फंस गया है, जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ryota अपनी मॉम के ऊपर काफी नाराज हो रहा था। पर उसकी मॉम ने उसके भले के बारे में ही सोचा था, क्योंकि वो घर में पड़ा पड़ा सिर्फ गेम खेलता रहता था, जिस वजह से उसकी मॉम काफी परेशान हो गई थी। अगर ये घर में ही रहेगा तो आगे चल के अपना भविष्य कैसे बनाएगा। पर ryota अपनी मॉम के ऊपर चिल्लाकर यहाँ से चला जाता है। तभी उसकी माँ उसकी तरफ देखती है, जो उसको लेकर काफी परेशान थी। और फिर कुछ ही देर बाद शाम हो जाती है। तभी ryota के पास 2 आदमी आते हैं और फिर सीन कट होता है, जहाँ पर हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। ryota यहाँ पर अपने बीते हुए कल के बारे में सोच रहा था, पर बार बार उसके दिमाग में उसकी माँ की छवि आ रही थी, जिसे देखकर उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। तभी ryota को यहाँ पर एक अजीब सा बैग मिलता है, जिसे खोलकर वो देखता है तो उसके अंदर कुछ अजीब से बॉक्स रखे हुए थे। वो उसे उठाकर चेक करता है, तभी उसके अंदर से एक टाइमर चलने लगता है। और फिर जैसे ही वो टाइमर 0 पे आने वाला था, इससे पहले ryota उसको यहाँ से फेंक देता है। और तभी अचानक यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। अब वो समझ गया था कि वो सब बॉम्ब है, पर ये सब इस बैग में क्या कर रहे हैं। वो उस बैग को लेकर समुद्र में सब कुछ फेंकने के लिए जा ही रहा होता है। इतनी ही देर में उसे एक शैडो दिखती है, पर ryota को लगता है कि वो एक इंसान है, जहाँ पर वो उससे मदद मांगने की कोशिश करने लगता है। अगर वहाँ पर कोई है तो प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। तभी वो देखता है कि एक आदमी उसके तरफ कुछ फेंक रहा है, और जैसे ही वो चीज उसके नजदीक गिरती है, वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वो यहाँ से दूर गिरता है। और जब वो उठकर देखता है तो वो आदमी उसके नजदीक चला आ रहा था। तभी वो फिर से उस बैग की तरफ देखता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि ये तो बिल्कुल गेम की तरह है जो वो पहले खेला करता था। और तभी वो खड़ा होता है और उस बैग को लेकर यहाँ से भागने लगता है और कहता है कि ये क्या मजाक है, ये तो बिल्कुल गेम की तरह है। तभी वो आदमी उसके ऊपर एक और बॉम्ब को फेंकता है, जहाँ पर निशाना खराब होने के कारण वो फिर से बच जाता है। वो आदमी ryota के पीछे भाग भाग कर परेशान हो गया था, जहाँ पर वो ryota से कहता है कि अरे भागना बंद कर और मेरे हाथों मर जा। पर ryota उस आदमी की एक भी नहीं सुनता। वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता रहता है। और तभी उसे गेम की स्ट्रेटजी याद आती है, जहाँ पर वो कहता है कि हमें गेम में दुश्मन को हराने के लिए छुपना पड़ता है। और तभी वो आदमी फिर से उसके ऊपर बॉम्ब से अटैक कर देता है, लेकिन ryota फिर से उसके अटैक से बच जाता है। और वो सोचता है कि क्या मुझे उसके साथ लड़ना होगा, अगर मैं उससे नहीं लड़ा तो वो मुझे मार डालेगा। जहाँ पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। तभी उसके ऊपर फिर से अटैक होता है, जहाँ पर वो आदमी अब परेशान हो चुका था कि आखिर ये मेरे साथ लड़ क्यों नहीं रहा। तभी ryota अपने बैग से बॉम्ब निकालता है और उस आदमी के ऊपर फेंकता है, लेकिन वो बॉम्ब उसके ऊपर से जाके सीधा पानी में गिरता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि अरे इसका निशाना तो मुझसे भी बेकार है। और इतनी ही देर में ryota यहाँ पर छिप जाता है, जहाँ पर वो आदमी फिर से उसको ढूंढने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, जहाँ पर ryota उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो और मैं किस जगह हूँ और मेरे हाथों में ये क्या है।
जिस पर वो आदमी रेवटा के ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि अरे तू तो गधा है यार, तुझे तो ये भी पता नहीं होगा कि आखिर इस बॉम्ब को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और हाँ मैं तुम्हें जब तक नहीं बताऊंगा जब तक तुम मर ना जाओ। इतना कहने के बाद वो आदमी रेवटो के ऊपर एक और बॉम्ब फेंकता है, जिस वजह से रेवटो को चोट लग जाती है, लेकिन वो भागना बंद नहीं करता और वो भागते भागते सोचता है कि आखिर ये सब क्या है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, उसे लगता है कि उस बंदे को मैं ये कहूंगा कि मैं हार गया हूँ तो शायद वो रुक जाएगा। रेवटा उसके सामने हाथ खड़े कर देता और कहता है कि मैंने हार मान ली है, पर वो आदमी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसके ऊपर हमला करने लगता है, जिस वजह से रेवटो उछल के झाड़ियों में गिरता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी वहाँ पर आता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी मरे नहीं हो, तुम जहाँ भी छुपे हो चुपचाप बाहर निकल आओ क्योंकि तुम मुझसे नहीं बच सकते। और तभी रेवटो के हाथ में लगा हुआ क्रिस्टल ग्लो करने लगता है, जिस पर वो कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पर फिर उसकी हिम्मत टूट जाती है, उसे लगता है कि बस उसकी मौत बहुत ही नजदीक आ गई है। पर फिर वो अपने मन को दिलासा देता है और कहता है कि मैं तो इस गेम का चैंपियन हूँ, मैं ऐसे नोबड़ों से नहीं मर सकता। फिर वो उस बॉम्ब को बाहर निकालता है और उसमें टाइमर स्टार्ट करता है। तभी रेवटो उस बंदे को देखता है जो अभी भी उसको ढूंढने में लगा हुआ था, पर अनजाने में वो बंदा उसके तरफ ही बॉम्ब फेंकने वाला था, जिस वजह से वो डर जाता है और भागकर पानी के तरफ चला जाता है। पर पानी की आवाज से उस बंदे को पता लग जाता है जहाँ पर वो पानी के बाहर खड़े होकर उसके इंतजार कर रहा था। और तभी हमें रेवटो को दिखाया जाता है जो पानी की गहराइयों में जाता जा रहा था, और जाते जाते वो यहाँ पर उल्टी गिनती गिन रहा था क्योंकि उसका प्लान पहले से ही तैयार था। और फिर तभी उस आदमी के पैरों के नीचे एक धमाका होता है और फिर थोड़ी देर बाद रेवटो पानी से बाहर आता है, जहां पर उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को मारा है। फिर उसका ध्यान उस बंदे के बैग की तरफ जाता है, जहां पर उस बैग के ऊपर काफी सारा ब्लड लगा हुआ था। तभी सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहां पर रेवटो बटुम के ऑफिस में आया था जॉब मांगने के लिए, लेकिन वो लोग हमेशा की तरह उसे रिजेक्ट कर देते हैं। जिसके बाद वो अपने घर पर आके गेम को खेलने लगता है और तभी उसके पास उसकी माँ आती है और कहती है कि बेटा तुम फिर से वही गेम खेल रहे हो। जिस पर वो अपनी माँ के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने आपसे कितने बार कहा है कि बिना इजाजत के मेरे रूम में मत आया करो। तभी उसकी माँ उससे डरते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्टोर पर एक जॉब को ढूंढा है, कब तक तुम एक मामूली गेम कंपनी में जॉब करने का सपना देखोगे। तभी रेवटा गुस्से में आके कंट्रोलर अपनी मॉम की तरफ फेंकता है, जिसे देखकर उसकी मॉम डर जाती है और यहाँ पर रोने लगती है। और फिर तभी वापस सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर वो एक झील किनारे बैठा हुआ था और तभी उसकी नजर एक लड़की के ऊपर जाती है जो पानी से अपने आप को साफ कर रही थी। तभी हमें उस लड़की का भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसका नाम हिमिको था। वो भी बॉटम गेम खेला करती थी, जहाँ पर वो रेवटा साकामोटो की बहुत बड़ी फैन थी, पर वो कभी असलियत में उससे नहीं मिली। जहाँ पर वो भी थोड़ी देर पहले इस दुनिया में आई थी। उसे भी एक बैग मिलता है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसको इस दुनिया में कुछ लोगों को मारना होगा, पर वो जंगल के अंदर जाने से काफी डर रही होती है क्योंकि वहाँ पर काफी अंधेरा और काफी कीड़े मकोड़े भी थे। जिसके बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, जहाँ पर वो सोचने लगती है कि अबे यहाँ से वो बाहर कैसे निकले। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उससे कहते हैं कि डरो मत, हम कुछ भी नहीं करेंगे। जिसके बाद वो आदमी उन बॉम्ब्स की मदद से यहाँ पर काफी मछलियाँ पकड़ते हैं क्योंकि वो लोग इस दुनिया में काफी टाइम से फंसे थे और काफी भूखे भी थे। खाना खाने के बाद वो लोग आपस में ही बहस करने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी हिमिको को पकड़ लेता है। तभी हिमिको उसको शौक लगाकर अपने आप को छुड़ा लेती है। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि अरे ये सब मजाक था, पर हम लोगों को एक टीम के रूप में रहना पड़ेगा, अगर हम लोग नहीं रहे तो हम सभी मारे जाएंगे। और वो सभी लोग मिलकर हिमिको को अपना लीडर बनाते हैं। तभी एक एरोप्लेन ड्रॉप गिरा के यहाँ से चला जाता है और तभी सब उस ड्रॉप को देखने के लिए चले जाते हैं। जब वो उसके नजदीक पहुँचते हैं और उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें काफी सारा खाना होता है, पर वो लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और खाना खाना चालू कर देते हैं। इतनी देर में यहाँ पर वो टीचर आ जाता है। वो सभी से कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, हमें बचा बचा के खाना खाना होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि अगली बार हमें खाना कब मिलेगा।
पर उसके साथी को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसका गला काट देता है, जिसे देखकर हिमिको शॉक हो जाती है क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार अपनी आंखों के सामने किसी का मर्डर होते हुए देखा है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हिमिको सो गई थी। तभी उसके पास एक आदमी आता है, वो उससे कहता है कि देखो हमें यहाँ से अभी भागना होगा, तुम्हें पता है ना कि कल क्या हुआ था, ये सब हमारे साथ भी हो सकता है। जिसके बाद वो लोग अपना अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते वो लोग काफी दूर निकल आए थे जहाँ पर वो मोटा आदमी थक गया था और हिमिको को यहाँ पर रुकने के लिए कहता है। वो लोग यहाँ पर पानी पीने लगते हैं। तभी वो मोटा आदमी अपने रडार को ऑन करता है जहाँ पर उसे पता लगता है कि कोई बड़े ही तेजी से चला आ रहा है और तभी वो मोटा आदमी हिमिको का हाथ पकड़ के यहाँ से भागने लगता है। जिस पर हिमिको कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो आदमी आ रहा है। तभी वो मोटा आदमी कहता है कि तुम्हारे हाथ पे ये क्रिस्टल है, वो एक रडार है। जब हिमिको उस रडार को चालू करती है तो वो भी उस आदमी को देख पा रही थी। चलते चलते वो लोग एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं जहां पर हिमिको उसको क्रॉस कर लेती है, पर वो मोटा आदमी उस ब्रिज को क्रॉस करने से काफी डर रहा था। जिसके बाद वो मोटा आदमी हिम्मत करके उस ब्रिज को क्रॉस कर लेता है। जिसके बाद उस आदमी की असली रंग दिख जाते हैं। वो उससे कहता है कि हम इस गेम में जिंदा रहने के लिए दूसरों को मारना होगा। जिस पर हिमिको उसे एक तगड़ा शॉक देती है और यहाँ से भाग जाती है और एक जगह जाके छिप जाती है जहाँ पर वो मोटा लड़का आ जाता है। वो उसके साथ कुछ गलत काम करने वाला था। फिर उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं है, उसे जो भी करना है खुद ही करना होगा। जिसके बाद वो यहाँ पर एक बम को एक्टिवेट कर देती है। वो एक टाइमर बम होता है जिसे देखकर वो आदमी यहाँ से भागने लगता है। फिर हिमिको उसके ऊपर बॉम्ब फेंक देती है जिस वजह से वो मोटा आदमी यहाँ पर मर जाता है। जिसके बाद हिमिको झरने के पास जाकर अपने आप को साफ करने लगती है और तभी उसे रियोटा साकामोटो दिखता है। तभी रियोटा उसके तरफ काफी ध्यान से देखने लगता है क्योंकि उसके पास काफी सारा खाना था, पर हिमिको डर कर यहाँ से भाग जाती है। रियोटा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन हिमिको उसकी एक भी नहीं सुनती और यहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद रियोटा को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसको याद आता है कि गेम में एक रडार होता है और उसके हाथ में एक बटन है जो सेम टू सेम रडार जैसा दिख रहा है। तभी उसे यहाँ पर कुछ निशान दिखाई देते हैं जो काफी धुंधले थे। जिसके बाद वो उस तरफ जाने लगता है। तभी उसको झाड़ियों में किसी की होने की प्रेजेंस महसूस होती है और रियोटा वहाँ पर कहता है कि अंदर जो भी हो चुपचाप बाहर निकल आओ वरना मैं वहाँ पर बॉम्ब फेंक दूंगा। जहाँ से एक बहुत ही अजीब गरीब आदमी निकलता है जो अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। वो आदमी उसके बातों से इतना ज्यादा डर जाता है, वो कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। तभी रियोटा सोचने लगता है कि आखिर इस गेम के अंदर कितने लोग फंस गए हैं। जिसके बाद वो दोनों झरने किनारे आकर बैठ जाते हैं जहाँ पर वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ था। हम सभी एक प्लेन में बैठे थे और अचानक इस दुनिया में गिर गए। जिस पर रियोटा कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे साफ शब्दों में समझाओगे। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं घर पे था जहाँ पर दो ब्लैक सूट पहने हुए आदमी मेरे पास आते हैं। जिसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं, जब मेरी आंखें खुली तब मैं इस दुनिया में आ चुका था। और हाँ, मुझे जहाँ तक याद है हम सभी लोग एक प्लेन में थे जहाँ पर सभी उम्र के आदमी, महिलाएं और बच्चे भी थे। और उसने ये भी कहा था ये गेम आपको बहुत मजे दिलाएगा। जहाँ पर उसे पता लगता है कि वो कोई दूसरी दुनिया में नहीं है, दरअसल वो एक आइलैंड पे फंस गया है। और उस आदमी ने कहा था यहाँ पर कोई खाने पीने की चीजें नहीं होगी, अगर तुमको यहाँ से निकलना है तो इस गेम को जीतना होगा। और हाँ, तुम सभी को लड़ाई करनी होगी इन बॉम्ब्स के साथ जिनको पिन कहा जाता है। और आपके हाथों में एक डिवाइस लगाया गया है, वो तभी निकलेगा जब आपकी मौत हो जाएगी। और इस आइलैंड से तुम लोग जब निकल पाओगे जब तुम्हारे पास 8 चिप होंगी। और वहाँ पर उस आदमी को एक लड़की ने चुप रहने के लिए कहा और वो तुम थे रियोटा, पर तुम्हें देख के लगता है कि अब तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। वहाँ पर सभी लोग डरे हुए थे, पर सिर्फ रियोटा ही था जो उस आदमी के साथ लड़ रहा था और बहस कर रहा था। जिसके बाद उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया और हाई वोल्टेज से तुम्हें बेहोश कर दिया। और तभी रियोटा कहता है कि अच्छा ये बात है, इसलिए मुझे शायद कुछ भी याद नहीं है।
फिर रियोटो सोचता है कि अगर मुझे इस गेम से बाहर निकलना है तो 7 लोगों को मारना होगा। तभी वो आदमी कहता है कि अरे तुम परेशान मत हो, तुम चाहो तो हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। अगर हमें साथ में बाहर निकलना है तो हमें सिर्फ 14 लोगों को मारना होगा। और वो आदमी कहता है पर मैं किसी को मारना नहीं चाहता, पर इस गेम से बाहर निकलना है तो हमें ये सब करना ही होगा। तभी रियोटा सोचता है कि मैं भी किसी को मारना नहीं चाहता, पर जैसे ही मैंने इस दुनिया में कदम रखा वैसे ही मैंने एक आदमी को खत्म कर दिया। तभी वो आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हो क्योंकि तुम जवान हो और मैं एक बूढ़ा आदमी। इतना कह के वो आदमी यहाँ से जाने लगता है। तभी रियोटो उसको रोकता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, पर उससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास कितने बॉम्ब बचे हुए हैं और वो किस टाइप के हैं। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं तुमसे अभी अभी मिला हूँ, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे पास 2 बैग हैं जिसे देख के लग रहा कि तुमने किसी आदमी को मारा है, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करने का थोड़ा टाइम दो। तभी रियोटा सोचता है कि ये बूढ़ा जरूर है पर ये काफी अक्लमंद है। तभी रियोटो उससे कहता है कि अरे जाने दो, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी ऐसी कोई भी शर्तें नहीं है। जिसके बाद वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और जान पहचान थोड़ी बढ़ाते हैं। दरअसल उसे बूढ़े आदमी का नाम कियोशी तायरा है। तभी रियोटा को कुछ आवाज सुनाई देती है जहाँ पर वो कियोशी से कहता है कि ये किस चीज की आवाज है। जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, ये आवाज तो मुझे कल भी सुनाई दी थी। जिसके बाद वो दोनों पहाड़ी पे उस आवाज का पीछा करते करते चले जाते हैं जहाँ पर वो एक प्लेन की आवाज है जिससे काफी सारे ड्रॉप नीचे गिर रहे थे। यहाँ पर कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है, जहाँ पर वो लोग हमें खाने पीने के लिए कुछ सामान दे रहे हैं। रियोटो उस आदमी से कहता है कि वो सब खाना है। इतना कह के वो उसकी तरफ भागने लगता है। भागते भागते वो उस ड्रॉप के पास पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि एक लड़की उससे पहले वहां पर पहुंच गई है। ये सब देख के रियोटा काफी उदास हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से वो लड़की खत्म हो जाती है। और तभी वहां पर एक लड़का आता है, वो लड़की की चिप को निकालता है और उस बैग को लेकर यहाँ से चला जाता है। तभी रियोटा ये सब देखने के बाद सोच में पड़ जाता है कि अगर वो पहले गया होता तो शायद उस लड़की की जगह वो आज होता। और वो कहता है कि यहाँ के लोग इतने ज्यादा बेरहम हो गए हैं कि असली जिंदगी में गेम खेल रहे हैं। और इतनी देर में वो आदमी भी यहाँ पर आ जाता है और तभी वो नीचे उस लड़की को देखता है, जिस पर वो रियोटो से कहता है क्या तुमने उसको मारा है। जिस पर रियोटो कहता है कि नहीं, मेरे आने से पहले किसी और ने उसे मार दिया था। और तभी रियोटो उस आदमी से कहता है कि ये जिंदगी और मौत का गेम है, अगर हमने किसी को नहीं मारा तो वो इंसान हमें मार डालेगा। तभी रियोटा यहाँ पर एक और पैराशूट देखता है और वो उससे कहता है कि ये हमसे ज्यादा दूर भी नहीं है, अगर हम वहाँ गए तब भी मारे जाएंगे, अगर नहीं गए तो भूख से मर जाएंगे। जिस पर कियोशी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें लड़ना ही होगा, क्योंकि वैसे भी तो हमारी मौत ही होनी है। जिसके बाद वो दोनों खाना लेने के लिए उस पैराशूट की तरफ निकल जाते हैं। फिर हमें एक कीरा नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो एक साइकोपैथ है। उसने अपनी असली दुनिया में काफी उल्टे सीधे काम किए थे। तभी उसे ढूंढते ढूंढते एक बूढ़ा आदमी वहां पर आ जाता है। दरअसल पेशे में वो एक वकील है। उस आदमी का नाम नासुमे है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर जब वो देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने नकड़ी से लगभग 100 मेंढकों को मार डाला था। और ये सब करके कीरा को काफी मजा आ रहा था, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो एक साइकोपैथ है। जिस पर नासुमे कहता है कि देखो, तुम्हें किसी जिंदा चीज को ऐसे ही नहीं मारना चाहिए। जिस पर कीरा कहता है कि पक्षी भी मछलियों को मारकर खाते हैं, तो क्या ये भी गुनाह है। तभी ये कीरा को एक पैराशूट गिरते हुए दिखता है, जहाँ पर वो नासुमे से कहता है कि ये है क्या, ये तो कल भी गिरा था। जिस पर नासुमे कहता है कि मेरे ख्याल से शायद ये खाना है। ये सुनने के बाद वो लोग उसको हासिल करने के लिए वहाँ पर जाने लगते हैं। जिसके बाद कीरा और नासुमे कीरा के डैड को लेकर उस ड्रॉप के पास पहुंच जाते हैं। तभी कीरा के डैड उससे बीम लेकर पेड़ पर लगाने लगते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता। जिस पर कीरा कहता है कि ये बीम मेरी है तो शायद मैं ही इसे ऑपरेट कर सकता हूँ। तभी कीरा उस बीम को पेड़ पर लगा देता है और थोड़ी देर बाद वो पेड़ नीचे गिर जाता है। तभी कीरा के डैड उस बॉक्स को खोलकर देखते हैं जिसमें काफी सारा खाना था, और वो उन दोनों से भी कहते हैं अगर तुम दोनों को खाना चाहिए तो मेरे पीछे चलो। तभी नासुमे कहता है कि ये खाना हम सभी का है, तो हम सभी लोग मिल बांट कर खाएंगे। पर कीरा के डैड उसे धमकी देने लगते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी कानून नहीं चलता और यहाँ पर तुम कोई वकील भी नहीं हो, तुम एक भिखारी हो।
और जंगल में सिर्फ एक ही रूल चलता है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही राज करेगा। तभी कीरा यहाँ पर बड़बड़ाने लगता है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और उसके अखरोट दबा देते हैं और वो कहते हैं क्या तुम मेरे एहसान भूल गए। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कीरा अपने रूम में बैठे बैठे बटुम गेम खेल रहा था और तभी उसके डैड आते हैं, उसमें एक लात झड़ देते हैं और कहते हैं कि स्कूल जाने के बजाय तू यहाँ पर गेम खेल रहा है। जिसके बाद वापस सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर उसके डैड उसे काफी बुली कर रहे थे। कीरा उनकी आदतों से परेशान हो गया था। जिसके बाद वो उनके ऊपर अपने बॉम्ब को फिट कर देता है। वो यहाँ पर कुछ कर पाती इससे पहले वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। नासुमी को ये सब देखकर यहाँ पर उल्टी आने लगती है, लेकिन कीरा अब पहले से काफी ज्यादा खुश लग रहा था। तभी नासुमी उससे कहता है कि तेरा बाप तो पागल था ही, पर तू तो उससे बड़ा पागल है। इतना कह के वो यहाँ से भाग जाता है और इतनी ही देर में यहाँ पर रियोटो और क्योशी भी आ जाते हैं। तभी रियोटो कीरा से कहता है क्या तुमने इसको मार डाला, जिस पर वो कहता है हाँ, और यहाँ से खाना लेने लगता है। तभी रियोटो क्योशी से कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देखकर कीरा कहता है कि तुम कितने ही भाग लो, तुम दोनों मेरे ही हाथों मरोगे। तब